चलिए तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। ठीक है, और हमारे वही पहलवानी वाले ग्लव्स डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया जाए एंड हियर वी स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ equilibrium constant for the reaction 2Fe3 positive plus I3 negative gives you 2Fe2 positive plus I negative. The standard reduction potential in acidic conditions are 0.77 and 0.54 volt respectively for these two half cells, right? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का मुझे निकालना है, तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे एक सेल चाहिए, है ना। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो Fe3 पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, मतलब ये बन रहा है आपका कैथोड। ओके, तो Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, दैट इज माय कैथोड, एंड I3 नेगेटिव से I नेगेटिव, दैट इज एनोड, राइट। दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, तो E इज इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट कैसे निकालेंगे, देखिए दो जो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो कैथोड माइनस एनोड, है ना, और दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कैथोड का कितना, आयरन का बेटा कितना है 0.77, तो 0.77 माइनस 0.54 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, आपको n निकालने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर क्योंकि दो आयरन है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, और I3 नेगेटिव से I1 नेगेटिव में भी दो इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देख के ही समझ सकते हो कि यस, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लॉग प्रोडक्ट में आ जाएगा I नेगेटिव कंसंट्रेशन इंटू Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू I3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है Q आपका, अच्छा मैंने गलती से इसको पूरा लिख दिया, ये आपका K बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम जब E आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 0.23 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। अब इसको आप आराम से यहां से आगे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका 0.23 इंटू 2.46 एंड डिवाइड बाय 10591 इज इक्वल टू KSP। तो ठीक है, आपका इंटरलॉग निकाल के आपको अगर आप देखेंगे तो आंसर इसका आना है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन इज x। ओके, तो कप्पा की वैल्यू आपके पास x सीमेंस पर सेंटीमीटर है। व्हेन कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.01 मोलर KCl, the conductance observed is YS। ओके, कंडक्टेंस मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहां पर आपके पास जो 1 अपॉन R की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Y सीमेंस। फाइन, when the same cell is filled with 0.01 molar H2SO4, the observed conductance is Z सीमेंस पर सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जर्व कंडक्टेंस मतलब अगेन वो कप्पा 2 की बात कर रहा है, कप्पा 1 आ गया और कप्पा 2 आ गया आपका Z सीमेंस पर सेंटीमीटर। हेंस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1 सेकेंड, कुछ तो इन्होंने पोपट यहां पे कर दिया हुआ है, राइट। कुछ तो उन्होंने अच्छा वाला यहां पे पोपट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूछ रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर ये 0.01 मोलर H2SO4 के लिए ऑब्जर्व कंडक्टेंस सीमेंस पर सेंटीमीटर में दिया है, वो कप्पा होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस, तो मतलब कुछ पोपट कर रहा है ना ये, तो ये सीमेंस होगा फिर ये, ठीक है। ये कप्पा नहीं है, दूसरी जो वैल्यू दी आपको Z, दिस इज सेकेंड केस में H2SO4 के केस में, पहला वाला आपका KCl के केस में है, और दूसरा वाला आपका 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया आपका H2SO4 के केस में, और उसका कप्पा 2 पूछा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, L अपॉन A निकाल लो, ठीक है। तो देखो कप्पा जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटू 1 अपॉन R, ठीक है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R की वैल्यू दी है इनको y, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास L अपॉन A कितना आ गया, सेल कांस्टेंट कितना आ गया x अपॉन y। ओके, अब हम H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है। तो H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा, जो कप्पा है
दैट इज इक्वल टू एल अपॉन ए, जो कि एक्स अपॉन वाई इंटू 1/r, और उसकी 1/r की वैल्यू कितनी है, z दी हुई है, तो एक्स जेड अपॉन वाई आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये पर सेंटीमीटर नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन का मतलब मीनिंग ही खराब हो गया। देन क्वेश्चन 23, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू टू सेपरेट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, मतलब फैराडे लॉ की बात कर रहा है, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो मतलब सेम करंट जाएगा, सेम चार्ज जाएगा, है ना। कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, तो ओके आपके पास निकल 2 पॉजिटिव है, एंड क्रोमियम नाइट्रेट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है रिस्पेक्टिवली। इफ 0.3 ग्राम ऑफ निकल वॉज डिपॉजिटेड, ओके 0.3 ग्राम है, देखिए equivalents of nickel deposited is equal to equivalents of chromium deposited, तो equivalents of nickel कितने आ जाएंगे बेटा, उसका गिवन वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, तो उसका एटॉमिक वेट कितना है 59 डिवाइड बाय एन फैक्टर उसका 2 है ना, इक्वल टू गिवन वेट ऑफ क्रोमियम, मतलब जो डिपॉजिट होगा, डिवाइड बाय क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52, और क्योंकि 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डिवाइड बाय 3, उसका जो एन फैक्टर है वो आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो बस यहाँ से आपका जो ये वेट है ये निकल जाएगा, तो वेट कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 52 डिवाइड बाई 59 इंटू 3, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी रफली 0.17। Then question number 24, how many Faradays are required to reduce 1 mole of BrO3 negative to Br negative? देखिए BrO3 नेगेटिव से अगर हम Br नेगेटिव पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखिए आप, ब्रोमीन यहाँ पे +5 में, यहाँ पर -1 में है, ठीक है, तो +5 से -1 में जाने के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ इसके BrO3 नेगेटिव के 1 मोल को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 फैराडे चाहिए इसको, ठीक है, तो आंसर इज 6 फैराडे, सिंपल। The E naught for half cells Fe2 positive and copper से copper 2 positive are -0.44 and plus 0.32 respectively। then देखिए कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, देखो आयरन के लिए अब ये जो आपका E naught है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है, कॉपर का 0.32 दिया, ऐसे ये 0.34 होना था, पर चलो ठीक है, कॉपर का कुछ तो उन्होंने पोपट किया हुआ, E naught दिए हुए ये फॉर हाफ सेल्स, अच्छा ये E naught है, पर आपको पता है कि प्लस की वैल्यू तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये SRP है, ध्यान रखना इन चीज़ों का ना, ये बारी कंफ्यूज करते हैं। SRP इन्होंने दिया हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव से, कॉपर का +0.32 दिया है, जबकि 0.34 होता है, तो कोई बात नहीं, जो दिया उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, चलो 34 ही लिख लो उसको, कोई बात नहीं। एंड Fe2 पॉजिटिव से आयरन का -0.44, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि एनोड कौन बनेगा, आयरन को एनोड बनना पड़ेगा, और कॉपर वाला आपका कैथोड ही बनेगा, ठीक है, तो कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इट्स प्रीटी सिंपल, कॉपर जो है, ठीक है, वो या कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेज आयरन, ताकि कॉपर 2 पॉजिटिव खुद रिड्यूस हो जाए और आयरन जो है वो जनाब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो इट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा तो दिमाग करने वाला काम ही नहीं था। 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through solution of AgNO3, just a second, एक कॉल आ रहा है, इसको जरा कैंसिल कर लेते हैं, यस, हाँ, तो मैं बोल रहा था 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम जस्ट नॉट फैराडे, चार्ज पासिस थ्रू सोल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारे पास Ag पॉजिटिव आयंस होंगे सोल्यूशन में और कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द टू सोल्यूशंस बीइंग इन द रेशियो 1:2, ओके, तो 1:2 की रेशियो की कंसेंट्रेशन है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर डिपॉजिटेड ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देखो कंसेंट्रेशन कितना है मुझे उससे क्या मतलब है, हमें पता है फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और सिल्वर के लिए कितना हो जाता है 107.9, जो उसका एटॉमिक वेट है वो इसका इक्विवेलेंट वेट है, और कॉपर के लिए कितना है 63.5 डिवाइड बाय 2, है ना, राइट, तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है इसका आंसर आपका सी आना चाहिए,
प्रीटी सिंपल। डन। चलो, तो आई थिंक इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि 1 कूलम किया कि कितना भी है, कितना भी चार्ज किया, वेट का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सीधा आ रहा है। देन क्वेश्चन 27, फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट एम फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड इतना दिया हुआ है, BaCl2 इतना दिया है, निकालना है किसी के लिए, NH4OH के लिए निकालना है। ठीक है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने आपको करवाया भी है ना। NH4OH के लिए क्या करेंगे हम, OH यहाँ से आ जाएगा, NH4Cl से ही आ जाएगा, और BaCl2 में 2 हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे बेसिकली चाहिए एक बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 NH4Cl चाहिए होंगे और माइनस BaCl2 चाहिए होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, बेरियम टू पॉजिटिव कट जाएगा, 2Cl कट जाएगा, तो NH4OH बच जाएगा तुम्हारे पास। तो 2 NH4OH मुझे मिलेंगे और मुझे एक चाहिए था तो डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी है बेटा, 457। NH4Cl का कितना है, 2129। दैट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, पर चलो अब कम ज़्यादा का तो क्या ही कर सकते हैं, जो वैल्यू वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कर लो 2129.8 इंटू 2 माइनस बेरियम क्लोराइड का कितना है 240.6, दिस होल डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 NH4OH के लिए, हमें सिंगल के लिए चाहिए, राइट। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे, दिस विल बी बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मोलर कंडक्टेंसेज ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये अगेन सेम चीज आ गई, बेरियम सल्फेट का निकालना है। तो बेरियम सल्फेट के लिए मेरे को BaCl2 चाहिए प्लस H2SO4 चाहिए, तो सल्फेट तो यहाँ से बन जाएगा, माइनस 2 HCl चाहिए। तो इसका x है या इसका x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 माइनस 2x3, और ये बन जाएगा जस्ट बेरियम सल्फेट। हाँ, 2 HCl उड़ा देंगे, 2Cl 2Cl 2H 2H, हाँ जस्ट। तो x1 प्लस x2 माइनस 2x3, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, ये बेसिक से लेवल का था। ओके, डन। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 में क्या है, अलॉय ऑफ लेड एंड सिल्वर वेइंग 1.08 ग्राम वाज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HNO3 एंड द वॉल्यूम मेड टू 100 ml। ओके, तो यहां पर क्या करना है फिर, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड द EMF ऑफ द सेल सेटअप एज, सेल का सेटअप आपके पास ये है, इसका EMF आपको 0.62 दिया गया है। इफ द E0 सेल इज 0.8, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द अलॉय। नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा नॉन स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो एलॉय है लेड सिल्वर का 1.08 ग्राम उसका आपको मास दिया हुआ है, फाइन। इट वॉज डिजॉल्व इन डायल्यूट HNO3, तो क्या होगा, अब HNO3 में डिजॉल्व हो जाएगा और 100 ml का सोल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया। अब उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड वॉज डिप्ड इन द सोल्यूशन, तो बेसिकली आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपने डिप किया हुआ है और सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, अब जो लेड और सिल्वर का जो भी आपका बनेगा, ठीक है, अलॉय, उसको जब आप डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करेंगे तो सिल्वर के नाइट्रेट बनेंगे ना, AgNO3 बनेगा उसमें। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सिल्वर की रॉड को डिप कर रहे हो AgNO3 के सोल्यूशन में। AgNO3 भी और लेड नाइट्रेट भी होगा, मान लेते हैं कि लेड का भी नाइट्रेट अगर बन गया वहां पे तो लेड नाइट्रेट भी है। नाउ तो ये आपके पास सेल आ गया जहाँ H2 आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड बन रहा है, और सिल्वर आपका रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे, और वो Ag पॉजिटिव जो सोल्यूशन में वो सिल्वर की रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता चला जा रहा है। अब इसका E आपको 0.62 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉइस्टिकेशन लगानी पड़ेगी। ओके, E नॉट सेल 0.80 दिया है, तो नॉइस्टिकेशन के अकॉर्डिंग 0.62 इज इक्वल टू 0.80। ऑब्वियस बात है ये 0.80 आएगा क्योंकि सिर्फ कैथोड हाफ सेल है, एनोड वाला तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका तो 0 होता है, तो माइनस 0.0591। और अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो बेटा एनोड पे आपका क्या बनेगा, एनोड पे आपका बनेगा H2 गिव्स यू
2H पॉजिटिव या हाफ H2 कर लो यार, हाफ H2 ले लो, ठीक है, वो बेटर रहेगा। 1H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे जो आपका 1 Ag पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना रहा है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो ये Ag पॉजिटिव प्लस हाफ H2 गिव्स यू सिल्वर प्लस H पॉजिटिव। अब क्योंकि प्रेशर आपको क्या दिया हुआ है, प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन यहाँ पर किया नहीं है, तो प्रेशर आप इसका 1 atm लेके चलो, ठीक है, सिल्वर ये सॉलिड है, तो यहाँ पर आपका जो लॉग ऑफ Q आएगा उसमें आएगा ऊपर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा Eg पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर हाफ, और प्रेशर को हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये उड़ गया। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेरे को लेनी है, अब H पॉजिटिव दिया 1 मोलर, ओके, एंड प्रेशर को मैंने 1 atm ले लिया, तो यहाँ से Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मुझे मिल जाएगी क्योंकि बाकी सारा तो सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकल आएगी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो अलॉय था वो टोटल 1.08 था। अब अगर आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, बेटे की कंसंट्रेशन कितने में है, ये 100 ml के अंदर है, ठीक है, समझे आप, मतलब या चलो अब उसकी बात भी छोड़ो कि कंसंट्रेशन कितने में है, तो पॉइंट इज कंसंट्रेशन जो भी होती है वो मोल पर लीटर में आएगा आपके पास, है ना, ये आपके पास मोल पर लीटर में आएगा, तो पर लीटर में कितना है, चलो अब वो बता दोगे, तो वो 100 ml में कितना होगा, ठीक है, तो वहां से बता दोगे ना बेसिकली, राइट, तो कंसंट्रेशन को आप आराम से, या जो भी आपके पास चलो यहाँ पर मोलैरिटी आएगी उसको पर लीटर के अकॉर्डिंग था वो, तो उसको आप 100 ml के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ये देख लो उसको एटॉमिक वेट उसका 108 से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लो, और 1.08 में वो कितना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आपके जो कंसंट्रेशन आ रही है 10⁻³ मोलर, ओके, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर इतनी कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोल, अगर इसके 1 लीटर में हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स फिर ये आपका आएगा 10⁻⁴ मोल 100 ml में इंटू 108, ठीक है, तो ये कितना रहेगा आपके पास 0.0108, और 1.08 में इसका अमाउंट कितना है 0.0108 इंटू 100, तो करके देख लो अब कितना आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपका 1.08, अच्छा ठीक है, ये तो 1% ही आ गया, पर यहाँ पर तो 1% वाले ऑप्शन तीन ही है, तो कुछ तो इन्होंने गड़बड़ तो नहीं किया है यहाँ पे, ये तो 100 ml ही दिया हुआ है, हाँ, डिजॉल्व इन WHNO3 एंड द वॉल्यूम मेड 200 ml, दैट इज फाइन, तो Ag पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10⁻³ मोलर, तो 10⁻³ मोल इन 1 लीटर solution, and ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा 100 ml सॉल्यूशन लिया इन्होंने, और ओके ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर 100 ml सॉल्यूशन है और फाइनली जो हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं वो तो ठीक है मोलैरिटी में निकल रही है हमारे पास, तो वो 10⁻³ मोलर आ रही है, तो कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, अगर मतलब मैं एक चम्मच में भी सॉल्यूशन लेता हूँ या एक बाल्टी भर के सॉल्यूशन लेता हूँ कंसंट्रेशन तो सेम होती है, तो इसका मतलब कि इवन उस 100 ml के लिए भी कंसंट्रेशन यही है, ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं किया कि हमने 1000 ml से मतलब 1 लीटर से 100 ml अलग कर लिए, नहीं, जो 100 ml में था वही टोटल सिल्वर था, ठीक है, और उसकी मोलैरिटी ये है 10⁻³ मोलर, तो मतलब 10⁻³ मोल आप समझ लो कि 1 लीटर में डिजॉल्व थे, तो उसमें से 100 ml को अलग करने का लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि हमने वैसा किया नहीं है कि हमने टोटल अलग सॉल्यूशन बनाया और उसमें से थोड़ा सिल्वर को निकाल दिया, 100 ml निकाल लिए, मतलब जो नेट सिल्वर था वो था, तो हम ये मान लेंगे कि जो 10⁻³ मोल हैं
ओके, यही मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट 108 और तब जाके आपके पास परसेंटेज निकलेगी 10। तो हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है कि दे शुड हैव नॉट वॉल्यूम को प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए था कि 100 ml का है तो क्या किया उन्होंने। इसका तो 1 मोलर दिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन, एंड इसके केस में परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। चलो इस 100 ml को वही लेके करेंगे हम, कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास एक ज़्यादा वॉल्यूम थी और उसमें से 100 ml हमने अलग से निकाला है ना। जितना भी टोटल सिल्वर था वो 100 ml में ही था, तो फिर ये उसकी कंसंट्रेशन आ रही है। तो मतलब ये टोटल सिल्वर था। अब उसको तुम चाहे 1 लीटर में रखो, कितने में भी रखो, अमाउंट उतना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो गया, ये 100 ml करने वाला जो पार्ट था ये थोड़ा मिसलीडिंग हो गया, इसका कोई काम नहीं था यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। Question number 30, when current of 5 ampere is passed through a solution of zinc sulfate for 40 minutes, the amount of zinc deposited. तो M is equal to EIT upon 96,500. Put the value, get the answer. तो E कितना आ जाएगा इसका? हमारे पास दिया 5 and 40 minutes. ठीक है, तो that will be around कितना आ जाना चाहिए? चलो इसका ठीक है, इसी से कर लो। अगर हम मतलब इससे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम ये भी कर लें कि 5 एम्पियर और 40 से फराडे निकाल लो, और फराडे से डायरेक्टली बोल दो कि एक फराडे से एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, तो उतने फराडे से कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ई कितना आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा 65.3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये ई आ गया। आई आपका 5 है, 40 × 60 क्योंकि सेकेंड्स में चाहिए हमें, डिवाइड 96,500। तो ये सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ ए, तो आई थिंक मैच कर जाना चाहिए। क्वेश्चन 31, द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डायल्यूशन। हाँ, बढ़ती तो है, स्लाइटली बढ़ती है, डिक्रीजेज नहीं, डज नॉट चेंज नहीं, तो इंक्रीजेज स्लाइटली। द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट लिबरेट्स 4.316 ग्राम ऑफ सिल्वर। ओके, तो 4.316 ग्राम का मतलब है डिवाइड बाय 108, इतने इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर was passed through a solution of gold salt. If the atomic weight of gold is 197 and its valency in the above mentioned salt be 3, okay, calculate the weight. अब देखो यार, equivalent of silver will be equal to equivalents of gold. ठीक है, तो ये आ जाएगा गिवन वेट ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, दैट इज 197 डिवाइड बाय 3, बस। तो कैलकुलेट द वेट of gold deposited at the cathode and the quantity of electricity passed। पर उन्होंने तो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पूछा हुआ है, मतलब फाइनल जो आंसर है उसमें उन्होंने वेट वाला तो चर्चा ही नहीं करी है ना, कि वेट कितना यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, इसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा कितनी आ रही है। कैलकुलेट कर लिया चाहे 4.316 2.62 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, यार ये तो कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे होता है। ठीक है, तो सिंपली आपका ये जो है 4.31 4.316 डिवाइड बाय 108, ये कितना है? ये आपका 0.0399, मतलब सिंपली इसको आप बोल दो 0.04 इक्विवेलेंट हुआ, तो दैट मीन्स 0.04 फैराडे। और फैराडे कितना होता है? 96,500। नॉट एग्जैक्टली उतना तो नहीं होता, पर फिर भी इसको 96,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना आपके पास कूलम आ जाएगा। तो 383.64 कूलम आ रहा है। ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी?
नहीं 3860, हाँ 3860 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 3854 सीम्स रीजनेबल ऑप्शन। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The standard reduction potential of copper to positive to copper is 0.34. Calculate the reduction potential at pH is equal to 14 for the above couple in a saturated solution of cupric hydroxide. ओके KSP इतना दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका ये है, तो लेट्स राइट द हाफ सेल इक्वेशन। तो यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, और इसका ई नॉट दिया गया आपको 0.34 वोल्ट, और पीएच आपको 14 दिया हुआ है। ठीक है, डन। एंड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे को उस कंडीशन में निकालना है फॉर द अबव कपल इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के लिए तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव में, तो इसका जो KSP है दैट इज इक्वल टू कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻19। अब क्योंकि pH 14 है तो इसका मतलब कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, क्योंकि pH 14 का मतलब POH इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी POH इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 1 मोलर। तो OH नेगेटिव अगर आपका 1 मोलर आ गया तो बेसिकली यहाँ पर तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही 10⁻⁻19 के बराबर है। तो इसको अपन नॉन इक्वेशन में यूज कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर अगर मैं नॉन इक्वेशन लिखता हूँ इसके लिए, तो E इज इक्वल टू ई नॉट दैट इज 0.34 माइनस 0.06 ले लो उसको, डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, लॉग प्रोडक्ट में कॉपर है, कॉपर तो लेना नहीं है, 1 अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेशन 10⁻⁻19 ली है। बस इस वैल्यू को पुट करें और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। Question 34. How many grams of Cl2 are produced when molten NaCl undergoes electrolysis at a current for this much? अच्छा, फेराडेज कितने हुए यहाँ पे ये बताओ, सिंपल सिंपल। फेराडेज कितने हैं? 4.25 एम्पियर, 35 मिनट। ठीक है, IT डिवाइड बाय 96,500, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 4.25 ये आपका 0.092 फेराडे, तो दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। ओके, अब Cl2 का रिएक्शन देखो, मोल्टन NaCl जब अंडरगोज, तो एनोड पे बेसिकली होता क्या है, एनोड पे 2 Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 1 मोल Cl2 बनाने के लिए 2 फेराडे चार्ज लगता है। ठीक है, तो 0.092 से कितना बनेगा, उसका आधा, तो दैट मीन्स आपके पास कितना बनेगा, तो मोल ऑफ Cl2 0.0462, मतलब इसका हाफ। तो बेटा बस उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो वेट ऑफ Cl2 कितना रहेगा आपके पास, 0.0462 इंटू 71, दैट इज 3.283 ग्राम। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, चलो ये भी सही है। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज इन गोइंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नहीं, मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है ना, ये तो गलत हो गया। मेटल कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल प्लेस्ड अबव इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि नीचे वाला ऑक्सीडाइज होता है, ऊपर वाला रिड्यूस होता है। यस, दैट इज करेक्ट। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। देखो, ऊपर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, यस, नीचे वाला सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होता है। ये वाली भी सही होगी। Redox reaction is feasible when the substance having higher reduction potential gets reduced and the one having lower reduction potential is oxidized। ये वाला भी सही हो गया, तो BCD। For this cell thallium से thallium 1 positive, copper 2 positive से copper, given that E cell is 0.83 then can be increased by क्या इंक्रीज करना है, मतलब
for the cell this given that E cell is इतना then can be increased by, पता नहीं क्या पूछ रहे, ई सेल की बात कर रहा होगा बेसिकली। तो देखो ई सेल आपका यहाँ पर एक्चुअली देखो थैलियम थैलियम 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें जा रहा है ये। ओके, तो मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था और प्रोडक्ट में हमारे पास थैलियम 1 पॉजिटिव है। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट में ये था और थैलियम से इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये फाइनली, तो प्रोडक्ट में आपका थैलियम 1 पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी मेटल्स को नहीं ले रहा मैं, वैसे तो रिएक्शन में आपका थैलियम भी होगा और यहाँ पर आपको कॉपर भी होगा, पर उनको ले नहीं रहा मैं। तो बेसिकली अगर आप ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो ई सेल बढ़ेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये फॉरवर्ड जाएगा, यस जाएगा। और थैलियम 1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दूंगा तो ये बैकवर्ड जाएगा, तो बी ऑप्शन आउट हो गया। डिक्रीजिंग कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं, डिक्रीजिंग थैलियम 1 पॉजिटिव यस, डिक्रीज करूंगा तो और फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ए एंड डी, ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है ना, डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज लाइक प्रीटी सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज कहाँ कहाँ चाहिए होता है आपको, जब आप चाहते हैं कि दोनों बीकर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए, है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या है, PbPsO4, अच्छा दोनों सॉलिड हैं ये, H2SO4, अरे H2SO4 इज द ओनली इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, क्योंकि जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट ही अकेला है तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये वाला भी दोनों सॉलिड है, ये वाला भी दोनों सॉलिड है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो सिंगल ही काम कर रहा है दोनों जगह, तो आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होगी, तो ये ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर भी KOH अकेला है जनाब जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर भी KOH अकेला है, यहाँ पर 2 आ गए, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट जब आ गए तो उनको अलग अलग कंटेनर में रखना जरूरी है, नहीं तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, select the correct statement if 9.65 ampere current is passed for 1 hour through the cell this, अरे यार अब ये देखो अगेन इट्स लाइक वेरी वेरी सिंपल। तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, सिल्वर आपका रेड्यूस होना है, ओह इन्होंने सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, अच्छा ओके, अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना ये, एक्सटर्नल सर्किट से हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स उल्टा कर दे रहे हैं हम, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो न्यू एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर इतना आपने सिल्वर लिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, फेराडे इज पास्ट, फेराडे निकालो तुम। ठीक है, फेराडे कितने आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 9.65 इंटू 1 आवर 3600 डिवाइड बाय 96,500। ठीक है, तो सिंपल .36 इक्विवेलेंट, तो सिल्वर जो आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है वो 0.36 इक्विवेलेंट होंगे, है ना। तो न्यू सिल्वर पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है 1.36 मोलर, ओके देखो, तो इसका मतलब है कि 0.36 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, या इक्विवेलेंट या मोल बोल दो, ऑफ सिल्वर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो ऑलरेडी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो यहां पर 0.36 मोल और जनरेट हो जाएंगे, तो 1 मोलर का मतलब अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन आपके पास है उसमें 1 मोल पहले से था, तो अब 1.36 मोल हो गए। ठीक है, तो नई कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.36 हुई ना, तो यह सिल्वर की कंसंट्रेशन जो Ag पॉजिटिव आयन है वो बढ़ रही है। कॉपर क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली 0.36 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट। ठीक है, तो मतलब 0.36 का मतलब कि 0.18 मोल ऑफ कॉपर, तो कॉपर टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो 1 मोलर थी, तो मतलब 1 मोल था 1 लीटर में, अब उसमें से 0.18 मोल चले गए, तो 0.82 रह गए। ठीक है, तो कॉपर टू पॉजिटिव विल रिड्यूस टू कॉपर एंड न्यू कंसंट्रेशन विल बी
यस, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? अगेन मोर देन वन ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 गिव्स H2 एट कैथोड एंड O2, अरे ये तो आपको पता ही है ना, ये पता नहीं, H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड पे जब भी, मैंने आपको बताया था, एनोड पे जब भी सल्फेट जाता है तो वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ O2 बनता है, सल्फेट की कभी नहीं होती ऑक्सीडेशन, और H पॉजिटिव में आपका H2 बनता है ना। तो H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaOH, solution gives H2 at cathode and O2 at anode। डाइल्यूट NaOH के इलेक्ट्रोलाइसिस से Na पॉजिटिव तो ठीक है, H2 एट कैथोड तो बन जाएगा, O2 एट एनोड का डाइल्यूट NaOH में, हाँ दिक्कत तो वैसे वो है नहीं, यानी कैथोड पे Na पॉजिटिव और वाटर कंपीट करेंगे तो ये तो कंफर्म है, एंड एनोड पे OH नेगेटिव और H2 दोनों कंपीट करेंगे, तो ठीक है, OH नेगेटिव से भी O2 बनता है, उससे भी O2 बनता है, तो O2 बनना है, तो बी ऑप्शन भी सही है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एनोड अकर्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर इलेक्ट्रोड अगर आप करेंगे और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एनोड, यस ये वाला भी सही है। ओ 1 सेकेंड, पूछा क्या था? इनकरेक्ट पूछा हुआ था, उपसी, यस पोपट हो जाता है। तुम लोग भी बोल रहे हो कि सर क्या कर रहे हो, इतनी देर से क्या कर रहे हो, मतलब यस एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला अपने आप में सही है, तीसरा वाला अपने आप में सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस KF सॉल्यूशन गिव्स फ्लोरीन एट एनोड। KF में कैथोड की तो बात ही नहीं पूछी है, एनोड पे क्या हो जाएगा, F नेगेटिव होगा और वाटर होगा, दोनों कंप्लीट करेंगे। F नेगेटिव का क्या होता है, देखो F2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो F2 तो बहुत जल्दी F नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, पर F नेगेटिव का वापस F2 में कन्वर्ट होना नहीं नहीं वो नहीं चाहता, तो यहाँ उल्टा H2O ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। Then question number 40, at 25 degrees Celsius, the standard EMF of a cell with reaction involving two electron exchange is found to be 0.295 volt. Okay, standard EMF, दो इलेक्ट्रॉन है उसका 0.295 है, the equilibrium constant of the reaction is, ये भी ठीक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 25 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड EMF है, सेल तो ओके ठीक है, नॉन इक्वेशन लगाओ ना, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ Q। तो एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K एंड E इज इक्वल टू 0, तो E नॉट विल बिकम इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ K। तो E नॉट कितना है 0.295 लॉग K, ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या है, क्योंकि इवन आई डोंट नो व्हाट इज आंसर टू दिस ब्यूटीफुल लिटिल क्वेश्चन। लेट मी सर्च, ये बेचारा कहाँ से ढूंढा गया था। चलो मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को उसको देख के करना ही पड़ेगा। In just a second, let me check. 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, बी ऑप्शन, ठीक है, यस। अरे यार ये तो इतना सिंपल था, ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाना था, मैं भी क्या करता हूँ मतलब कैलकुलेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको 0.0591 लेने से तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाना था। ओके डन, यस होता है, ठीक है, मैन वी हैव द लग्जरी ऑफ कि हम आराम से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। चलो, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप,
ठीक है, उसको पक्का ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, नहीं आपकी नहीं है, चलो ठीक है। ओके देन, बाय।